ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, और उनके जो स्टेप्स का लेंथ है ना, एक 40 सेंटीमीटर एक स्टेप में कवर करता है, ठीक है। और एक कवर करता है 42 सेंटीमीटर एक स्टेप में, और एक तीसरा बंदा है वो कवर करता है 45 सेंटीमीटर एक स्टेप। समझ में आ गया? तो ये नंबर याद रखना, बिकॉज आई हैव टू फ्लिप ऑन टू द नेक्स्ट पेज। 40, 42 एंड 45, तो मुझे बताने हैं नंबर्स ये अब, ठीक है। सो 3 स्टेप्स आर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव, ठीक है, 3 बंदे हैं। What is the minimum distance each should walk? What is the minimum distance each should walk so that they can cover the same distance in complete steps? ठीक है। तो एक बंदा तो कवर कर रहा है 40 सेंटीमीटर, और एक कवर कर रहा है 42 सेंटीमीटर, और एक एक स्टेप में कवर कर रहा है 45। ठीक है। अब इसको इस तरह से लगाकर चलो कि जैसे रेस ट्रैक दिया होता है ना, सबके लिए 100 मीटर्स है। अब कोई जल्दी भाग रहा है, इसका मतलब उसने नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा लिए। कोई स्लो कवर कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे। समझ में आ गया? तो कहते हैं कि कितना मिनिमम डिस्टेंस वॉक करे ताकि उनका डिस्टेंस सेम रहे फॉर कंप्लीट स्टेप्स में। मतलब ये ना हो कि मैंने स्टेप वाइज अगर काउंट करना शुरू किया तो मैंने 2.5 स्टेप्स लिए हैं, कि मैंने 40 40 फिर 20 सेंटीमीटर रह गया कवर करने के लिए, कि मैं जंप जो ले रही हूँ वो 40 की ही ली जा रही है। राइट। इसका मतलब है कि इस बंदे के लिए जो स्टोन्स पड़े हैं ना, पॉइंट ए से बी पर 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़े हैं। इस बंदे के लिए 42 पर है, कि जब यहां पर आएगा ना तो नेक्स्ट जो स्टोन है वो 42 डिस्टेंस पर ही होगा। इसके पास भी जो नेक्स्ट स्टोन है वो 45 डिस्टेंस पर ही होगा। कभी भी इनके लिए इन बिटवीन का ऑप्शन है ही नहीं, कि ये कह नहीं है 21 पे रुकना चाहता हूं तो ये पानी में गिरेगा। इसके पास वो 21 वाला स्टोन ही नहीं है। बात समझ में आ गई? दैट दे शुड हैव कंप्लीट स्टेप्स कवर करने के लिए डिस्टेंस। तो इसमें आप देखो क्या निकाल रहे हो, कि जब इसने एक स्टेप लिया 40 सेंटीमीटर कवर किया, दूसरे बंद इसी ने फिर 2 स्टेप में 160 सेंटीमीटर कवर किया होगा, इसी ने तीसरे स्टेप में कवर किया होगा नॉट 160, 80, दरवाजा बंद कर दो, 80 सेंटीमीटर, देन 120 सेंटीमीटर, देन 160 सेंटीमीटर। फॉर द सेकेंड वन कवर कर रहा है 42, देन 84, देन 126 एंड सो ऑन। एंड थर्ड वन 45, 90, 135 एंड सो ऑन। तो अब इस केस में हम क्या निकाल रहे हैं? पहली बात तो ये समझो तुम्हें निकालना क्या है। 135 एंड 186। सो स्टेप्स का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एवरी पर्सन विच इज एबीसी। ये भी 40 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है। फॉर बी द लेंथ ऑफ स्टेप इज 42, फॉर सी द लेंथ ऑफ स्टेप इज 45। तो what should be the minimum distance they walk so that they can cover the same distance in complete? तो पहले तो उनका distance covered should be same। जो वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना वो सेम होना चाहिए, और वो डिस्टेंस सेम भी ऐसा हो कि सबके इक्वल, सबके एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स आए। समझ में आ गई बात? ये सबके स्टेप्स जो है वो एग्जैक्ट होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो पहला वाला बंदा चल रहा है ना, अगर उसने इतनी लेंथ कवर की है, उसके लिए ये डिस्टेंस आप रख रहे हो, तो जब उसने ए से, मतलब फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट स्टेप लिया, सेकंड स्टेप लिया, ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर ही है। सेकंड और थर्ड स्टेप में डिस्टेंस 40 है, फिर डिस्टेंस 40 है, और जो लास्ट डिस्टेंस होगा वो भी 40 होगा। आप उसको 20 नहीं रख सकते। अगर हम किसी की मेजरमेंट कर रहे हैं ना तो मेरे पास एक फिक्स स्केल है, उस स्केल को मैं तोड़ नहीं सकती। आखिरी मेजरमेंट के लिए मैं उसे तोड़ नहीं रही हूं कि इसको आधा कर लो, इसको ये कर लो, चलो ये आधा हो गया। उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, जिसको मैंने ऐसे समझाया कि मान लो ब्लॉक 1 पड़ा है, तो इस बंदे के लिए ब्लॉक 2 का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, इन बिटवीन वाटर है, तो उसको यहां से यहां ही जंप मारनी है, इन बिटवीन वो जंप मार ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई? सो आई एम लुकिंग फॉर अ सेम डिस्टेंस टू बी कवर्ड, और सबके स्टेप लेंथ जो है वो अलग है। एक की 40 है, एक की 42 है, एक की 45 है।
सो जो पहला वाला बंदा है या तो वो 40 पे जाएगा, उसके बाद 80 पे जाएगा, उसके बाद 160, स्टेप्स तो बढ़ते जाएंगे डिस्टेंस में। ऐसे ही द सेकेंड वन ऑल्सो 42, देन 84, देन 126 एंड सो ऑन। ऐसे ही 45 वाला 45, 90। तो मैं इसमें मल्टीपल्स देख रही हूँ। सो आई विल फाइंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स 40, 42, 45। सो मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक, लिखो साथ साथ और फटाफट से एलसीएम निकालो। आप लेट आए हो, आपको क्वेश्चन नहीं पता, तो सीरियसली टाइम पर आया करो। 5:15 पर एग्जैक्ट क्लास शुरू हो जाती है। मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक विल बी एलसीएम ऑफ 40, 42, 45। पहले तो सोचो किस क्वेश्चन में एलसीएम निकाल रहे हैं, किस में एचसीएफ निकाल रहे हैं। सेग्रीगेट करना शुरू करो अपने आप से, ठीक है। घर जाके रिवीजन करो, अपने आप से उसे रट्टा मारो कि इसमें एचसीएफ क्यों निकाला। फिर कुछ ना कुछ उसमें देखो जहां पे डिस्टेंस की बात हो रही है और डिस्टेंस हमें ज्यादा निकालना है। एक का स्टेप लेंथ 40 है, एक का स्टेप लेंथ 42 है, तो सेम डिस्टेंस करने के लिए इनको डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो जहां पर हम नंबर को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। वी फाइंडिंग अ नंबर विच इज बिगर, तो वे फाइंडिंग एलसीएम। अब बच्चों एलसीएम तो निकाल सकते हो। 40 होगा 2³ × 5, 42 क्या होगा 7 6 2 × 3 × 7 एंड 45 इज 9 5 9 क्या होता है 3² × 5। तो जब मैं एलसीएम की बात कर रही हूं तो 2 की पावर क्या लूंगी 3, ठीक है। और 3 की पावर क्या आएगी 2 भी ले लिया, 3 की पावर क्या आएगी 2। और फिर नंबर 5 दिख रहा है मुझे, 5 की पावर क्या आएगी 1, और 7 की पावर क्या आएगी 1, बिकॉज एलसीएम सेज, क्या बोलता है एलसीएम ऑल द फैक्टर्स। बोलो क्या होता है एलसीएम में ऑल फैक्टर्स एंड देयर हाईएस्ट पावर। समझ में आ गया। तो एलसीएम निकाला यहां से 8 × 5 × 9 × 7, ठीक है। तो 40 × 9 × 7, हाँ जी करो आंसर इसका। 63 × 40 विल बी 2520 सेंटीमीटर, ठीक है। सो मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक इज 2520 सेंटीमीटर्स। अब जो ये डिस्टेंस है ना, बस थोड़ा सा रिफाइन करते हैं आंसर को। इतना समझ में आ गया कि मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक इज 2520। अब ये दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में, बस अगर थोड़ा सा हम रिफाइन करें ना अपने आंसर को, तो क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करके मीटर्स में लिख देंगे, है ना। मीटर्स क्योंकि ये 100 से ज्यादा हो गया, तो मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे आप डिवाइड बाय 100, क्या आ जाएगा 25.2 मीटर्स। दे शुड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 25.2 मीटर्स सो दैट दे कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स। जैसे जो बंदा 40 सेंटीमीटर्स के स्टेप ले रहा है, उसका 1 स्टेप लेंथ कितनी है 40। तो जब उसने 2520 कवर किया तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, डिवाइड करोगे कितने आएंगे इसके 63 स्टेप्स आएंगे, एग्जैक्ट आया ना। 63 स्टेप्स में इसने 20 सेंटीमीटर्स कवर कर लिया। जिस बच्चे ने 42 का स्टेप लिया है, 42 सेंटीमीटर का स्टेप लिया है, तो वो भी एग्जैक्ट नंबर में कवर कर पाएगा। उसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे। अगर आपसे पूछते हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स ईच टेक टू कवर द डिस्टेंस, टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो क्या होगा ये 60 स्टेप्स में सेकंड बंदे ने बी ने अपने पूरे डिस्टेंस को कवर कर लिया। अब 2520 डिवाइड बाय 45 करेंगे फॉर पर्सन सी। बात समझ में आ गई कि डिस्टेंस सेम कर दिया, अब बताओ कि स्टेप्स कितने लिए। तो आप देखोगे कभी 0.5 का आंसर आया 63.5, वो 0.5 हमें नहीं चाहिए, हमें 63 स्टेप्स हो या 64 हो। रैंक जो होता है या 63 होगा या 64 होगा, 63.5 रैंक नहीं होता कभी भी, है ना। पोजीशन या तो फर्स्ट आती है सेकंड आती है, कभी कहते हो 1.5 आई है पोजीशन। तो ऐसे ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब है या तो 1 या 2, वी आर गोइंग फॉर नेचुरल नंबर्स। बात समझ में आ गया। तो 2520 को डिवाइड बाय 45 किया, कितना आएगा बच्चों, कितना, वेरी गुड, चलो 56 स्टेप्स, ठीक है ना।
तो हर एक बंदे ने एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स में कवर किया। और देख लो इस केस में वी आर फाइंडिंग एलसीएम। ये क्वेश्चंस की टाइप होती है, इन पर ही बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और यही स्टेप्स वाला होगा। तो बेटा इस पर ध्यान रखना है कि तुम हमेशा एचसीएफ कहाँ निकाल रहे हो, एलसीएम कहाँ निकाल रहे हो। थोड़ा रट्टा है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। डिवाइड कर, 2520 डिवाइड कर। मैं कहती हूँ तुम लोग ना कल डांट के बाद भी नहीं है। नहीं क्या लिख ले। डिवाइड जितना दिन मुझसे पूछ रहे हो उतना तुम कर सकते हो, करो, करना भी चाहिए। अच्छा जी, या तो क्वेश्चन एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा। एचसीएफ है तो क्यों है वो नहीं समझ में आएगा। वो जब समझ में आता है ना, जब हम 10 साल लगातार इसको पढ़ते रहेंगे तब समझ में आएगा बाय इंस्टिंक्ट की एचसीएफ है एलसीएम है। तो आई टेल यू द स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट। या तो नंबर बड़ा ढूंढना है या छोटा। ठीक है, दोनों जस्टिफाई करना शुरू कर दो कि यार ये अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता हूँ, तीनों का एचसीएफ कुछ आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है, तो क्या 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा कवर करने के लिए। ठीक है, तो ट्राई जस्टिफाइंग बोथ द नंबर्स कि अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ, तीनों का एचसीएफ क्या आता है इस केस में। बात सुन लो, ये हमारे पास नंबर्स थे 40, 42 और 45। तीनों का एचसीएफ निकालने बैठते तो क्या आता। तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन ये नहीं होता। ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इन दोनों में 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो मतलब एचसीएफ 1 आ गया। तुम कह रहे हो डिस्टेंस वॉक करो 1 सेंटीमीटर, तुम्हारे एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे। जस्टिफिकेशन हुई बात की। बात समझ में आया। तो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ये एचसीएफ एलसीएम कब निकालना है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो, डिस्टेंस निकालना था तो हमने एलसीएम निकाला। मेजरमेंट करनी थी, चीजों की मेजरमेंट करनी है तो हम छोटे यूनिट पे जाते हैं। अगर किसी को 10 केजीज कुछ चाहिए होता है तो 1 केजी का यूनिट निकालता है या 5 का निकालेगा। 12 यूनिट लेकर, 12 किलो लेकर 10 किलो मेजर कर सकते हो। मुश्किल होता है कि इसको किया उसको किया इसको किया, एक ही बार में करना है हमें। बात समझ में आई। सो देयर इज अ प्रोसेस। अगर मुझे 15 केजी का यूनिट मिलेगा तो क्या मैं उससे इजीली 10 केजी मेजर कर सकती हूँ। तुम्हारे एक वेइंग स्केल पे 15 केजीज रख दिया, अब मैं कह रही हूँ मेरे को 10 किलो चाहिए, निकाल कर दो। तुम कर पाओगे मेजर। तुम क्या कहोगे, 15 किलो ले लो या ना लो। मेरे को उन्हें 20 चाहिए तो आप क्या कहोगे, 15 लो या फिर 30 लो। विल यू बी विलिंग टू गिव 25। बिकॉज देर विल बी अ प्रोसेस बिहाइंड इट। तो जब भी मेजरमेंट करते हैं वी आर फाइंडिंग एचसीएफ। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिकली हैं, ये होते हैं कस्टम मेड सॉल्यूशंस। कि जैसे अब मार्केट में तो कोक की बोतल जो है वो 1 लीटर की मिल रही है। अब तुमको मुझे तो ½ लीटर चाहिए, वो दे रहा है 500 ml। आप नहीं, मुझे तो 100 ml चाहिए, तो 100 ml आ ही नहीं रही तो कौन देगा। बात समझ में आ गया। सो इफ यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री एंड यू से कि नहीं मेरी पैकेजिंग जो मुझे मेजरमेंट चाहिए वो 17 के मल्टीपल्स में चाहिए, तो आप 17 वाला स्केल ही लेकर आओगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आम सॉल्यूशंस नहीं होते, ये होते हैं कि स्पेसिफिक कस्टम मेड सॉल्यूशंस हमें चाहिए। हमें मेजरिंग टेप हमारी वो इंची टेप नहीं चाहिए बड़ी सी जिसमें 1 2 3 4 लिखा हो, मैं यहां लगाऊं वहां लगाऊं मेजर करूं। मैं कह रही हूं मेरे पास तो एक कॉमन मेजर हो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करनी, कल कोई भी लेंथ आए। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देर इज अ सर्कुलर पाथ, आपके वाले में रेक्टेंगुलर पाथ था। जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन किया था ना उसमें रेक्टेंगुलर था। सो डजंट मेक अ डिफरेंस। सर्कुलर पाथ में बस विजुअलाइजेशन बहुत आसान हो जाती है। अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, कमल टेक्स 32 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड। ठीक है ना। तो हमें एक सर्कल दिया हुआ है और एक रनर है वो ले रहा है 32 मिनट्स। अब सर्कल में पता है क्या होता है, कोई स्टार्टिंग कोई एंड पॉइंट नहीं है, जिस मर्जी को स्टार्टिंग मान लो, तुम्हें घूमकर यहीं आना है। तो पूरा चक्कर लगाने में उसको 32 मिनट लग रहे हैं। क्लियर है ना, विजुलाइज कर पा रहे हैं। ऐसे ही दूसरा रनर है, ही टेक्स 24 मिनट्स। दूसरा वाला बंदा जो है ना वो ले रहा है 24 मिनट, स्टार्टिंग पॉइंट वही है यहां से। एक ने लिया 34, एक ने लिया 24 मिनट्स। एंड दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अब अगर ये इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा है तो दूसरा बंदा भी इसी वाले पाथ को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से घूम रहे हैं आपस में, रनिंग करते जा रहे हैं। टेक इट एज केस ऑफ 2 पार्टिकल्स। आपने एक बॉल रखी, दूसरी बॉल रखी, दोनों पाथ को ऐसे फॉलो कर रहे हैं, तो कितनी बार आपस में वो क्रॉस करेंगे। ठीक है। सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वहां वाले क्वेश्चन में ना वो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो वो इन बिटवीन भी कहीं मिल नहीं रहे थे। देयर आर केसेस जहां पे वो इन बिटवीन मिलते हैं। ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे केसेस भी होते हैं, पर आपके वाले उस क्वेश्चन में नहीं था। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा पॉज हो गई थी कि मुझे वो लगा वो कंपटीशन वाला क्वेश्चन आ गया।
ठीक है, सो दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर इन बिटवीन, दे कैन मीट, बट वहां पर भी नहीं मिल रहे थे, तो यहां पर स्पेसिफाई किया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट में मिलना, मतलब जहां से शुरू हुए वहीं पर दोबारा वापस आकर मिलना है। अब होता क्या है, एक बंदा तो 24 मिनट्स में पहुंच जाएगा, तो जब एक बंदा 24 में आया, दूसरे वाला 32 मिनट्स में कवर कर रहा है, तो वो इन बिटवीन होगा ना। तो 24 वाले ने लीड ले ली, वो आगे बढ़ गया, 32 वाला पीछे चल रहा है। अब ये जब दोबारा से घूम कर आएगा, तो कहीं ना कहीं उसे क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो अब एक राउंड को कवर करने के लिए टाइम टेकन टू कवर वन राउंड बाय पर्सन ए कितना हुआ, 32। ठीक है, और अगर उसको सेकेंड राउंड में आना है, जो 32 मिनट्स ले रहा है टाइम टेकन, सेकेंड राउंड में आते आते कितना टाइम हो जाएगा घड़ी में, 64। फिर थर्ड राउंड लेते लेते कितना आएगा, 96 मिनट्स, है ना। 96 मिनट्स में 3 राउंड हो गए। अब यही ऐसे चलता रहेगा, तुमको वो तुम चलते रहो, ऐसे घुमाते रहो। अब दूसरे वाला बंदा 24 है, सेकेंड राउंड का मतलब 48, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आ रहा है, 48 पे। अब नेक्स्ट कब आएगा, 72 मिनट्स। तो अब मैं क्या कर रही हूं इसमें, आई एम फाइंडिंग अगेन 32, 64, 96, क्या है ये, 32 के मल्टीपल्स। तो इसका मतलब आई हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 32 एंड 24। तो क्या होगा, 32 और 24 का एलसीएम। ठीक है, टाइम व्हेन दे मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 32 एंड 24, विच विल बी 96 मिनट्स। कि पहली बार चलने के, पहली बार चलने के, पहली बार नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। चलो, दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 96 मिनट्स। स्टार्टिंग पॉइंट पे 96 मिनट्स मिल रहा है, इन बिटवीन मिल रहा है कि नहीं वो नहीं बता। समझ में आ गया। वो रिलेटिव स्पीड पढ़ते हो, सब पढ़ते हो, वो बहुत लंबा काम है, छोड़ दो। वो अलग अलग, मतलब लंबा है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, दैट्स अनदर थ्योरी ऑल टुगेदर, वो अलग चीज है, वो रिलेटिव स्पीड की बात आती है फिर। ठीक है ना, कि टोटल डिस्टेंस आपको ट्रैक का दिया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपको दिया होगा वो इतनी लीड लेके चल रहा है, तो उसको वो लीड कवर करनी है, दोबारा से उसको इतना ही लेकर आना है सर्कल में। तो वो अलग चीज है पूरा, फिर पूरी डायमीटर, पूरी वो सरकमफ्रेंस होता है, इस पर सरकमफ्रेंस की पूरी लीड लेकर उसे वापस आना है। एक पार्टिकल गया, वो तो आगे बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, दूसरा वाला जब वो यहां पर है, वो यहां पर है, जब वो यहां पर है, वो यहां पर है, तो इसमें हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। तो दैट्स अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर, जिसमें रिलेटिव स्पीड सिखाई जाती है पहले, फिर पहले स्ट्रेट लाइन मोशन देखते हैं, फिर हम सर्कुलर मोशन देखते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट। ठीक है, कभी टाइम लगा जरूर पढ़ाऊंगी, पर अभी नहीं, मैं पंगा नहीं ले सकती अभी। चलो, ये आ गया बच्चों। अच्छा, 96 मिनट्स में ये कमल जो है, इसके कितने राउंड पूरे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं तुम्हें नंबर ऑफ मिनट्स का करवा रही हूँ, वहां पे पूछेंगे हाउ मेनी राउंड्स। तो कमल के कितने राउंड्स होंगे, 3, और ये जो इंदु है इसके कितने राउंड्स होंगे। समझ में आ गया ना, बस ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कि व्हेन विल दे मीट, जब कितने किस राउंड पे मिल रहे हैं। तो कमल का थर्ड राउंड है, और इंदु का फोर्थ राउंड है। समझ में आ गया, चलो। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में भी आता है, और ये आपके पेपर में भी दिया होगा, और कोई ना कोई गलती जरूर करता है। देखते हैं आज क्लास में कौन गलती करता है इसमें। ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स, 108 सेकेंड्स। एक क्रॉसिंग पे 48 सेकेंड्स के बाद रेड ग्रीन चेंज हो रहा है, दूसरी में 72 के बाद टाइमर लगा हुआ है, रेड ग्रीन में चेंज हो रहा है, और तीसरी क्रॉसिंग में एक चौंक, दूसरा चौंक, दूसरा चौंक, 108 सेकेंड्स। और कभी हुआ है प्रैक्टिकली कि आप जाते हो और पूरी आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, हर जगह ग्रीन मिल रहा है, कभी हुआ है, नहीं हुआ, अच्छा। So that's a very rare case because I have experienced such cases जहां पे एक चौंक पे ग्रीन, आफ्टर लाइक दूसरे चौंक पे जस्ट एक ही स्ट्रेट लाइन में ऑल ग्रीन्स मिले हैं। ठीक है, तो दैट्स अ केस जहां पर हर एक चौंक पर आपके पास सेम सिग्नल हो, सेम स्टॉप हो या सेम सिग्नल और अभी हुआ हो। ठीक है, तो उसने लिखा है इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, दोनों तीनों इकट्ठे 8 AM पर चेंज हुए हैं, रेड से ग्रीन, ग्रीन से रेड, तो दोबारा कब होंगे। समझ में आ गई बात ये। तो आप क्या करोगे कि जो पहले वाला चेंज कर रहा है वो टाइमर है 48 सेकेंड, स्टार्ट किया 8 AM से, तो आफ्टर 48 सेकेंड चेंज हो गया। अब 8 AM से स्टार्ट करके नेक्स्ट चेंज जो इसका होगा वो होगा 96 सेकेंड। दूसरे वाले की बात करोगे
72 सेकेंड्स, फिर कितना हो जाएगा 144 सेकेंड, सो ऑन। और तीसरे वाले की बात करोगे 108, 216, 324, सो ऑन। मैं क्या लिख रही हूं फिर से, मल्टीपल्स। तो इट विल बी एलसीएम ऑफ 48, 72, 108। पहले तो मुझे ये टाइम निकाल बताओ, और जो एलसीएम का यूनिट भी होगा ना वो सेकेंड्स होगा। समझ में आ गया? तो टाइम निकाल, एलसीएम निकाल रहे हो तो जो आंसर आता है वो टाइम में ही आएगा। लीटर्स में निकाल रहे हो तो लीटर्स ही आ रहा था। समझ में आ गया? तो टाइम में हम आगे बढ़ते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो यूल फाइंड एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। 48 होता है 16 थ्री जा 2 raised to power 4 इंटू 3, 72 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 108 2 स्क्वायर 3 क्यूब, ठीक है। 27 इंटू 4, ठीक है। पुराने में 2 क्यूब भी कर सकते हैं ना, 48 2 क्यूब इंटू 6। हाँ क्या, 8 hours 7 minutes 6 minutes। बताती हूँ, कोई बात नहीं बच्चों, बता रही हूँ बता रही हूँ। अब मुझे बताओ, हाँ तुम क्या कह रहे थे? 48 जो है हाँ 2 क्यूब इंटू 6 भी कर सकते हैं। बेटा 6 प्राइम नंबर नहीं है ना, इसलिए नहीं लिख रही। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 6 प्राइम नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अब एलसीएम निकालूंगी तो क्या होगा, 2 की पावर आएगी 4, 3 की पावर आएगी 3। तो कितना होता है 16 इंटू 27। मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 432, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स, उसने कहा टाइम क्या होगा घड़ी में। सिग्नल जब क्रॉस सेम होगा ना तो टाइम क्या होगा। तो इस 432 सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट्स में, ठीक है। सो 1 मिनट हैज हाउ मेनी सेकेंड्स, तो डिवाइड 60 से कर लेंगे। तो 60 7 जा 420, कितने सेकेंड्स बचे 12, है ना। अब इसका मतलब है 7 मिनट्स कंप्लीट हो गए, 12 सेकेंड्स रह गए। तो टाइम बताओ क्या होगा, 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, सी पार्ट। और जो आप कह रहे थे उसमें क्या होता है, आप इसमें रिमाइंडर लेते हो, ठीक है। तो उसमें मैं लिख रही हूँ 7.2 मिनट्स, तो 0.2 मिनट है। तो 0.2 मिनट का मतलब है उसे तुम फिर से कन्वर्ट करोगे सेकेंड्स में, है ना। तो घड़ी में 0.2 मिनट नहीं आता ना, तभी मैंने कहा था इसमें गलती होती है। या तो हम 432 वाक कर देते हैं, इसको देख लेते हैं, बात समझ में आई, 432 लिख दिया। या फिर मैंने क्या किया, ये जीरो पता नहीं है कैसे इन्होंने लिखा हुआ है आंसर, दिस आई कुड जस्टिफाई कि क्यों लिखा है, ठीक है ना। ये वाला और ये वाले में क्यों गलती लिखी है, बिकॉज दिस इज द राइट आंसर, लेकिन इसी में कंफ्यूजन जो होती है मेजर। हम क्या करते हैं, यहां से आपने क्या किया होगा, आपने लिखा, अच्छा ये पॉइंट लगा दो, लगा दिया 0 0, फिर 2 से आपने लिखा 7.2, तो 807 देन 02 या 20 लिख दिया होगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना ये जो 7.2 ये मिनट्स बना है, विच मीन्स 7 मिनट्स प्लस 0.2 मिनट्स। तो सेकेंड्स में बताओ डिजिटल वॉच में कितना होगा, दैट विल अगेन कम टू 12 सेकेंड्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 3 bells start ringing together, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन था, एंड रिंग आफ्टर एवरी 4 5 6 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें एलसीएम निकालना होता है एचसीएफ। अब टाइम का क्वेश्चन है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालो फटाफट से। अब क्योंकि इसमें लिखा है इन एन इंटरवल ऑफ 1 hour, हाउ मेनी टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर, दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, ठीक है। तो पहले तो आप एलसीएम निकालोगे, चलो जल्दी से निकालो, 4 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, फिर 4 के टेबल में 30 कहाँ आता है, 60। 60 सेकेंड्स कितना होता है, अगर मिनट्स में देखो तो 1 मिनट। तो हर एक मिनट के बाद तीनों बेल्स इकट्ठी सायरन लगा रही हैं, अपना तीनों रिंग कर रही हैं, है ना। एक अलार्म, दूसरा अलार्म, तीसरा, मतलब 3 वॉच, 3 घड़ियों में तुमने अलार्म लगाया है, तो आफ्टर 1 मिनट तीनों रिंग कर रही हैं। देन आफ्टर अगेन 1 मिनट फिर से रिंग कर रही हैं। तो 1 घंटे में कितनी बार रिंग करेंगी, 60 टाइम्स। बस इसमें ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन, नो मैटर व्हाट योर टीचर सेज, बिकॉज आई हैव टॉट कॉम्पिटिशन, मुझे पता है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है। यहाँ लिखा है दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर,
अभी तुमने उसको रिंग करते हुए छोड़ा, उसके बाद टाइमर शुरू किया, तो अभी रिंग की, उसके 60 टाइम्स और रिंग की, तो इसमें आंसर हमेशा होगा 61 टाइम्स। ठीक है, बिकॉज दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर। अगर ये ना लिखा हो ना स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, हम नहीं आंसर निकाल सकते, कि मुझे क्या पता कि इसने रिंग किया तो उसका टाइमर क्या है। तीनों को हमने इकट्ठे छोड़ा है, उसके बाद देखते हैं घूमकर कब आ रहे हैं, तो 1-1 मिनट के बाद फिर से घूमकर आ रहे हैं। तो अभी छोड़ा, पहले भी थे, उसके बाद फिर से। सो इन इंटरवल ऑफ 1 hour दे विल रिंग फॉर 61 टाइम्स, बिकॉज दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर। ठीक है, तो इसमें बहुत डिस्कशन होती है। हर कोई स्कूल टीचर भी बोलता है कि नहीं नहीं इसमें 60 ही होगा, राइट, बट आंसर एग्जैक्ट है 61, हमेशा होगा ये। समझ में आ गई बात? चलो ये वाला 61st है। अब 61st में इतना पढ़ूंगी, सब ध्यान रखना, बिकॉज मुझे नेक्स्ट पेज लेना होगा। देर आर 126 बैग्स इन अ रो। ठीक है, 126 बैग्स लगाकर रखे हुए हैं रो में, 1 2 3 4 करके ऐसे बैग रखे हुए हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट बैग, कुछ ऑब्जर्वेशन रखी हुई हैं, कुछ चीजें डाली हुई हैं, कि पहले बैग से शुरू करें, फर्स्ट बैग से, तो थर्ड बैग जो है, ठीक है, एवरी थर्ड बैग हैज अ ब्लू बॉल। कितने बैग्स थे? लिखो अब यहां पर, हाउ मेनी बैग्स वर देयर? 126। तो हम यहां लिखेंगे देर आर 126 बैग्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो ऐसे रखा हुआ है ना, B1 B2 B2 B3 B4 B5 सो ऑन करते करते हमने B126 रखा हुआ है। तो कहते हैं फर्स्ट बैग से स्टार्ट करते हैं, एवरी थर्ड बैग हैज ब्लू बॉल। तो थर्ड ब्लू बॉल किस किस में होगी? थर्ड बैग में। स्टार्टिंग थर्ड बैग, फर्स्ट से करें ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो ब्लू बॉल है वो कौन से वाले बैग में होगी? ब्लू बॉल विल कम इन, पहले कौन से वाले बैग में आएगी? थर्ड। फिर इसके बाद कहां पर? 6। समझ में आया? फिर इसके बाद कहां पर? तुम्हें पता ही पता लग गया, तुम क्या निकाल रहे हो इसमें, मल्टीपल्स निकाल रहे हो, मतलब यहीं से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन इज ऑफ एलसीएम। ठीक है ना? अब नेक्स्ट है, एवरी सिक्स्थ बैग हैज अ ग्रीन बॉल। चलो बच्चों, ग्रीन बॉल वाले बैग्स बताओ। सिक्स्थ, एवरी सिक्स्थ बैग, तो कौन सा होगा? 6, फिर होगा 12, फिर होगा 18, सो ऑन। कब तक चलेंगे? जब तक 126 पहुंचे या उससे पहले। ठीक है, सो आई नीड टू सी 126 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। देन एवरी सेवेंथ बैग हैज अ रेड बॉल। हाँ, 14 21 so on. So which bag contains, how many bag contains all the three balls? How many bag contains all the three balls? तो पहले बताओ, ऐसे बैग कौन सा होगा जिसमें तीनों बॉल्स आ रही हैं? हम क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 7। कौन से वाले बैग में तीनों बॉल्स होंगी? तो थर्ड वाले बैग में है, फिर सिक्स्थ है, फिर 20, फिर सेवंथ है, तो तीनों का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 42। ये बैग नंबर है, कि जो 42nd नंबर वाला बैग होगा उसमें तीनों बॉल्स हैं। समझ में आया ना? थर्ड सिक्स नाइन्थ करते करते टेबल लिख रहे हो, 6 12 18 करते करते टेबल लिख रहे हो, 7 14 21 करते करते टेबल लिख रहे हो। तो जहां 42 आया, वो 3 के टेबल में भी आ रहा है, वो 6 के टेबल में भी आ रहा है, और वो 7 के टेबल में भी आ रहा है। इसका मतलब 42 बैग विल बी द फर्स्ट बैग हैविंग ऑल 3 बॉल्स। ठीक है, 42 बैग विल हैव ऑल 3 बॉल्स। सो हाउ मेनी बैग्स विल हैव ऑल 3 बॉल्स? तो पहले तो 42nd नंबर वाले बैग में आई, उसके बाद 84 तक है हमारे पास बैग्स, हाँ बिल्कुल है, 84 वाले में भी आ गई, उसके बाद 126, इसके बाद, समझ में आ गया? सो 3 बैग्स विल कंटेन ऑल 3 बॉल्स। समझ में आ गया? अगर टोटली 126 और B1 से लाइक 1 के बाद B1 आया तो फिर एक कम नहीं है? 1 के बाद मतलब? तो जब B1 में 1 2 3 B आपने लिखा ना, हम्म, अगर B 126 पहुंचते तो फिर टोटल बैग तो 127 नहीं हुए? 0 से थोड़ी स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट। ठीक है, काउंटिंग 1 को इंक्लूड किया हुआ है, तो 1 से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 126 ही होगा। काउंटिंग में सिखाऊंगी एपी में आगे, ठीक है? इस पे लंबी डिस्कशन जो है वो कर लेंगे, मैं तुम्हें बाद में भी क्लास के अगर जो है कंफ्यूजन तो बता देती हूँ। तो सारा गोज टू अ शॉपिंग मॉल एवरी 6th डे,
Andy goes to shopping mall every 7th day. How many times will they meet in the mall in the month of December and January if we start counting from 1st December? ठीक है, तो इसमें तो पहले सिंपल सा था, अगर हम डेट्स को भी छोड़ देते, दिसंबर जनवरी छोड़ देते हैं, कि एक बंदा जा रहा है एवरी 6th डे वो जाता है मॉल, और दूसरा एवरी 7th डे, तो कब मिलेंगे? एलसीएम निकालोगे या एचसीएफ निकालोगे? एलसीएम। समझ में आ गया ना, क्योंकि 6, 12, फिर 18वें दिन गया, ये 7th, 14th, 21st, तो आई फाइंड द एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकालो, क्या होगा? 42। तो दे मीट एट ऑन द 42nd डे, लिखो मीट एट 42nd डे। टू ऑफ देम जब 42nd डे हिट करेगा ना, तब जाकर मिलेंगे। समझ में आ गई बात? तो दिसंबर में कभी मिलेंगे वो? कितने डेज होते हैं दिसंबर में? 31, तो नहीं मिल रहे। ठीक है, अपने अपने पैटर्न से जा रहे हैं, मंथ ऑफ दिसंबर में नहीं मिलते। एंड जनवरी, ठीक है, दिसंबर कितने डेज हो गए? 31, और जनवरी में कितने होते हैं? 31, तो मिल जाएंगे ना। तो इसके बाद 42nd डे काउंट करना है, तो 31 तक 31 डेज काउंट हो गए। ठीक है, अब 42, 31st जैन से स्टार्ट करो, 42nd डे कब होगा? दिस इज 32nd डे, है ना? हाँ, क्या होगा? 11th होगा। काउंट कर चले, 11th होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें कितना और जाना है आगे, फेब तक थोड़ी जाना है बेटा। नहीं, 42 हुआ ना, 31 और 42 का डिफरेंस निकालो, कितना हुआ? 11, है ना? हाँ, तो क्या होगा कि अगर हमने 1st जैन से काउंट किया, दैट इज माय फर्स्ट डे, तो ऐसे ही करते करते 11th जनवरी को दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, सो दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11th जनवरी। ठीक है, सो हाउ मेनी टाइम्स? ओनली वन टाइम, दैट टू इन द मंथ ऑफ जनवरी, और डेट क्या होगी? 11th जैन। समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट आंसर दैट, बस खत्म। अब मैं क्वेश्चन लिखवाती हूँ, एक दो क्वेश्चन जो रहते हैं इसमें लिख लो बच्चे, क्योंकि वो पेपर में भी आया, वेरी इंटरेस्टिंग। बुक मिलनी चाहिए आपका ना। टेक्निकली आज कहो तो रियल नंबर्स खत्म है, रिवाइज कर लेना। एग्जाम्स के बाद तुम लोग तो अगले एग्जाम्स के बाद ही करोगे, तुम्हारी कल से रिवीजन शुरू है, तो आई गिव यू वन टेस्ट ऑन पॉलिनोमियल्स, पढ़ लो, है ना? और तुम भी पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैं आपको प्रॉपरली करवाऊंगी आफ्टर योर एग्जाम्स, अभी करवाने का कोई फायदा नहीं है, तुम दिमाग 3 दिन में लगा नहीं पाओगे, इनको मुझे कवर करवाना है बिकॉज फॉर द पेपर्स, तो इनको स्पीड में करवाऊंगी, डिटेल्ड में आपको करवाऊंगी, दोनों को मिलकर 21st तक आपके पेपर्स खत्म है। 20 होगा। हाँ हाँ, तो 21st को क्लासेस स्टार्ट एक तरह से प्रॉपरली हो जाएंगी सबकी, है ना? तो 21st को 10 दिन लगाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आराम से हो जाएगा हमारा। फिर इन द मंथ ऑफ जून विल स्टार्ट विद एपी एंड कोऑर्डिनेट, आराम से हो जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट थोड़ा सा जुलाई में छुट्टियां लगाने के बाद ही कोऑर्डिनेट थोड़ा बहुत जुलाई में शिफ्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल्स करना बहुत जरूरी होगा, तो हम ट्रायंगल्स, फिर कोऑर्डिनेट, स्टैट्स, जो भी हमारा सिलेबस बनता रहेगा वो करते रहेंगे। ठीक है, तो कल ना पॉलिनोमियल्स पढ़कर आना। पहली टेस्ट हाँ जी, बता दिन कितने हैं, और पेपर कब से शुरू है? अब तो रिवीजन के बेटा रिवीजन टेस्ट ही होगा ना, क्या रिवीजन होगी? और तो मैं क्वेश्चन दूंगी, तुम पढ़कर आओगे और मुझे आंसर्स बताओगे, यही होती है रिवीजन, और क्या होती है? हाँ जी, मेरी तो रजिस्टर नहीं मिलता जिंदगी में, कम टेंशन थोड़ी है। मेरी उठा दो बच्चों, थैंक यू। मैथ्स में 18 तुम आना कब बंद कर दोगे मेरे पास? या तो क्या 18 तक यहाँ पे बैठा होगा मेरे पास रोज? आ जाएंगे हम तुम तो आ जाओगे, ये इनको बोल रही हो कल टेस्ट तभी है। और 10 से हम 16 हाँ, तो और 17 में ही आएंगे। हाँ, तो फिर तभी तो कल से रिवीजन शुरू करनी जरूरी है कि नहीं है? हाँ फिर, हाँ हाँ, आ जाना, आ जाना, मैं सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं लीनियर इक्वेशंस करवा दूंगी, तुम आ जाना, आई विल डू लीनियर इक्वेशंस विद यू, है ना? हाँ, बिल्कुल आओ। आप इन बिटवीन अगर मुझे कह रहे हो आने, यार को रजिस्टर नहीं मिलता, मैं भी आता हूँ। आ जाना, रोज आना मेरे पास, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो यहाँ हूँ ना। और ये टाइम ऐसा है बिकॉज आई हैव कंटिन्यूअस क्लासेस, तो आई कैन नॉट गो एनीवेयर, तो छुट्टी मिले तो मुझे होता है पूरे दिन की छुट्टी हो, मैं कहीं भी चली जाऊँ, है ना? कोई काम नहीं है। और यार मेरा वो रजिस्टर कितने है?
You 90 what she said. उधर पड़ा होगा पक्की बात है। तो मैंने इन बिटवीन असाइनमेंट दिया कोई टेस्ट दिया था, होम असाइनमेंट दी थी करने को, है ना? बिल्कुल दी थी। वो वहां पे पड़ा हुआ है, कोई नहीं लेकर आया उसको बाद में। कितना टाइम पड़ा है अभी? हाँ बहुत टाइम है। चलो बच्चों लिखो क्वेश्चन। इसमें नहीं होगा, इसमें तो आंसर्स थे सारे। ठीक है, चलो गिव मी अ मिनट तब तक। तुम लिखो, प्रूव लिख लो सब। रूट टू इज इरेशनल। प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल, चाहे देखकर लिखो, बुक खोलकर, जैसे मर्जी लिखो। गिव मी अ मिनट, रजिस्टर लेकर आई। नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे? थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, मैं करवा देती हूँ। देख रहे हैं ये आ रही है एक कभी हाँ इधर लगी जंग पर रैशनल पर क्या ये रूट अल्फा बीटा वाला भी था ना रूट टू चलो क्विकली राइट प्रूफ ऑफ रूट टू इज इरेशनल। पेपर में ना एक ये क्वेश्चन होगा ही होगा, कितने मार्क्स का 3 नंबर का, रट्टा मारना ही है। ठीक है, इसका ना एक जो मैं केस स्टडी आपको करवाना चाहूंगी ना, दैट इज ऑन प्राइम नंबर्स, वो जरूरी है, वो कर लेते हैं अभी की क्लास में। फटाफट से लिखो पहले। अब देखो ना, जैसे एक पेपर में क्या हुआ था, रूट फाइव इरेशनल आ गया एक बार, 23 20 24 25 के पेपर में ना। एक सेट में आ गया प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। दूसरे सेट में आ गया क्वेश्चन एप्लीकेशन का कि देयर आर 3 सेट ऑफ बुक्स प्लेस्ड। तो आपको नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने, मतलब एलसीएम एचसीएफ बेस हो गया। तो क्या क्वेश्चन आएगा ना, कोई बता नहीं सकता है। तुम्हारे पास कौन सा पेपर आया तुम्हें वो भी नहीं पता होता। 3 बेटा, तुम्हारे रीजन में पंजाब में 3 सेट्स आएंगे। अदरवाइज थ्रू आउट इंडिया देर आर 6 डिफरेंट पेपर्स। लास्ट ईयर 5 थे, उससे पहले 6 थे। पीरियोडिक टेस्ट में आता है पीरियोडिक टेस्ट में तुम्हारे यार स्कूल में मेहनत करनी है, करेंगे टीचर्स मेहनत करती हैं आएंगे। लेफ्ट राइट तुम्हें आता है कि नहीं आता? क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं उसमें बस। बोर्ड एग्जाम का और से ही होता हाफ दे दिया ये हाँ, जी क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस उतनी नहीं हुई होती। ठीक है, तुम हाफ ईयरली में 4 चैप्टर्स करके बैठे हो, तुम्हें बोर्ड कह रहा है, तुम्हें टीचर्स कह रही है कि तुम्हें एपी थोड़ा बहुत आता हो, तुम्हें नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत आता हो, तुम्हें इक्वेशंस क्वाड्रेटिक भी आती हो। तो बाय द टाइम बोर्ड्स आते हैं आपने सब कुछ किया हुआ है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्शन बिटवीन चैप्टर्स, कि कोऑर्डिनेट का चैप्टर है लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कर रहे हैं। तो इसलिए बोर्ड इजी होता है हमेशा। टी बोर्ड बनाया था तो पढ़ लेना, हाँ तो जरूर आएंगे। तुम अभी पहले ये काम करो, मेरी और मत खाओ, मैं तुम्हें ना वो करवाती हूँ जो कि है प्रूफ ऑफ टू रूट टू इरेशनल लिखो। एंड दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये ना पेपर में आया भी हुआ है। दिस इज ऑन प्राइम नंबर्स।
चलो ये लिखो। नाउ दिस इज अगेन √2 का इरेशनल का प्रूफ सबने देखकर ही चाहे लिखा है, लिख लिया है। हाँ, मैं एक बार ये लिख के देखती हूँ। कौन सा? इसको देखा। किसका? ये है वो सेम ही है मैम, दूसरा छोटा है ये बहुत। लिख लो, मैं तो छोटा इतना लिखवा नहीं रही हूँ। आपको ये लिखा है, सेम ही तो है। यही तो है, और क्या है? सही है, तो ये आता है। तो यही तो लिखवाया, मैंने भी यही लिखवाया है। ये ना केस स्टडी है बेस्ड ऑन नंबर्स। तो इसमें लिखा हुआ है अ टीचर प्लेज अ गेम इन द क्लास। लिखो अ टीचर, जो मैं रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो बता रही हूँ। अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स, लिखो आस्क्स द स्टूडेंट इन द क्लास टू राइट प्राइम नंबर्स ऑन अ पेपर। ठीक है, अब किस ऑर्डर में लिखा है वो देखो। she asked the first student, लिखो she asked the first student to write the smallest prime number, the smallest prime number on a piece of paper, on a piece of paper, and and multiply it by any other prime number, by any other prime number, and then pass it to the second student, and then pass it to the second student. ठीक है, second student was also second student was also told to multiply the new number, multiply the new number by any prime number, by any prime number, and pass it to the third student. समझ में आ गया ना? पास इट टू द थर्ड स्टूडेंट। प्रोसेस समझ में आ गया कि एक बच्चे को बोला लिखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और फिर एक और प्राइम नंबर लेके अपनी मर्जी से उसे मल्टीप्लाई कर दो, देन पास द स्लिप टू द सेकेंड वन। उसको कहा है पिक एनी अदर प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर ले लो और उससे मल्टीप्लाई करके आगे स्लिप पास कर दो, एंड सो ऑन। ठीक है, सो सेकेंड स्टूडेंट वाज आल्सो एंड थर्ड। इन दिस वे, लिखो इन दिस वे, in this way, by multiplying the new product, in this way, by multiplying the new product by the preceding student, ठीक है, with another prime number and so on, by multiplying the new product by the preceding and so on, ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, द लास्ट स्टूडेंट गॉट, लिखो इन दिस वे, जो लास्ट स्टूडेंट है, पूरी स्टोरी लिखी हुई है, द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी, वो सब इतना ही है। दे फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। सो लास्ट स्टूडेंट गॉट द प्रोडक्ट एज 173,250। प्रोसेस समझ में आ गया? एक बच्चे को स्लिप दी और कहा गया पिक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, उसने लिख दिया, और कहा कि एक और प्राइम नंबर लो, उसने ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दो।
मल्टीप्लाई करके उसने आंसर लिख दिया। फिर पेज को आगे पास किया, दूसरे बच्चे को कहा कि पिक अनदर प्राइम नंबर, वो सेम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसने कहा कोई भी। तो उसने प्राइम नंबर लिया, मल्टीप्लाई किया, स्लिप आगे पास कर दी, ऐसे ही पेज आगे आगे पास होता रहा। तो जो लास्ट बच्चा है उसके पास ये प्रोसेस करने के बाद जो प्रोडक्ट आया दैट इज 173250। समझ में आ गया? अब लिखो, द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 173250। एक केस स्टडी है और पेपर्स में आई हुई है, प्री बोर्ड्स में। सो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स, prime factors of 173250? And question next says, how many students are there in the group? How many students are there in the group कह लो, in the class कह लो, जो भी दिया है, ठीक है? And which prime factor has been used maximum number of times? Which prime factor has been used maximum number of times? पहले तो प्राइम फैक्टराइज कर लो। टू इंटू फाइव स्क्वायर तो आ गया, फाइव क्यूब भी कर लिया, 21 हो जाएगा। हो गया 5 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11, यही आ रहा है। 2 इंटू 3 स्क्वायर, 5 क्यूब 7 और 11। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज किया है तो 2 आएगा, 3 स्क्वायर आएगा, 5 क्यूब आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप मुझे बताओगे, ये तो आपने एक नंबर के लिए सॉल्व कर लिया, केस स्टडी का क्वेश्चन होगा, 1 मार्क मिल गए। आपको मुझे बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हम्म फिर से ध्यान दो, प्रोसेस क्या था, दोबारा से पढ़ो। 7 क्यों होगा? क्योंकि उसने पहले बच्चे से क्या कहा था कि राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या लिखा होगा उस बच्चे ने? 2। और उसी बच्चे को फिर कहा कि पिक अनदर प्राइम नंबर और मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बच्चे ने 2 प्राइम नंबर्स लिखे हैं, वो क्या लिखे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन उसने 2 लिखा है और एक और प्राइम नंबर लिखा है। तो मतलब इफ देर आर 8 प्राइम नंबर्स इन दिस, मतलब देखो ना, 2 एक बार आया,
3 2 बार आ गया, 5 3 बार आ गया, तो कितना बार प्रोसेस हुआ? एक बच्चे ने एक बार लिखा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, तो देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द क्लास। समझ में आ गई? क्योंकि द फर्स्ट वन रोट 2 प्राइम नंबर्स, the first one wrote 2 prime numbers, so there will be 7 students in the class. And which prime factor has been used maximum number of times? 5 has been used maximum number of times. समझ में आ गया? क्योंकि 5 को 3 बार यूज किया है, 5 has come thrice, so 5 factor has been used 3 times. चलो नेक्स्ट लिखो। ऐसे ही एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ नहीं, बहुत छोटा सा, ये तो केस स्टडी थी, और इसमें बस गलती वो 10 और 7 और 8 में ही होती है, और बाकी कुछ नहीं है मुश्किल इसमें, सिर्फ 7 और 8 में गलती होती है। तो जैसे प्राइम फैक्टर्स को मैंने सब ऐसे लिख दिया, तो ऐसे आपने लिखना 2 into 7। देख, अगर तू पहले लिखो बाद में लिखो कोई ऑर्डर नहीं है, बस पावर से ही हो जाएगी सब। नहीं मैं पूछ रहा था ना 2 into 5 into पहले 1 7 3 to 5 फिर नीचे ऐसे कराना, मैं तो ऐसा तो ऐसे ही लिखोगे तो, ये तो जो मैं माइंड कैलकुलेशन करती हूँ मैं वो लिख रही टाइम पास करने के लिए, वरना तुमने यही करना है, तुम मत करो ये 1 7 3 2 5 0 ये कर रहे हो ना, हाँ ये मैं वही कर रही हूँ। ठीक है, आप उसको स्टेप्स में कर रहे हो, आप उसको इस तरह से लिख रहे हो, मैं उसे स्टेप्स में कर रही हूँ। चलो नेक्स्ट है हमारे पास 111 cows, 185 sheep। अब ये 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। 296 goats are to be taken across a river, are to be taken across a river. There is only one boat. There is only one boat, and the boatsman says he'll take he will take the same number and same kind of animals in each trip। क्या निकालना है वो अभी मत बोलना, मैं पूछूंगी तब मुझे आंसर बताना। ठीक है ना, या तो एचसीएफ या एलसीएम, क्या निकालेंगे अपने दिमाग में सोच कर रखो, अपनी कैलकुलेशन करके रखो। ठीक है, सेम नंबर एंड सेम काइंड ऑफ एनिमल्स इन ईच ट्रिप, फाइंड द लार्जेस्ट number of animals in each trip, animals of each kind of course, and total number of trips to be made। ये क्लास 6 के बच्चे को आया था। ठीक है, क्लास 6 में एचसीएफ एलसीएम करवाते हैं, तो वहां के पेपर में, फाइनल पेपर के क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन उठाया था ये। ठीक है, क्लास 6 में, सच में सीबीएसई में भी एचसीएफ एलसीएम क्लास 6 में स्टार्ट करवा देते हैं, और बाकी स्कूल्स में भी। तो किसी एक स्कूल के क्लास 11 6 के पेपर में एक क्वेश्चन था फाइनल। तो अब बताओ भाई, तुम 6 वाले बच्चे से अच्छे हो कि नहीं हो? हाँ जी बताओ, क्या निकालना है इसमें, एचसीएफ या एलसीएम?
एलसीएम, हाँ जी। और कौन बच्चा? एचसीएफ या एलसीएम? हाँ मेनी फॉर एलसीएम, एलसीएम के लिए अभी तक एक बच्चा है। हाँ, एचसीएफ में कौन है? एचसीएफ, हाँ मेनी फॉर एचसीएफ? हाँ, लार्जेस्ट पूछा है। और एलसीएम निकालने का मतलब क्या है? तुम इन तीनों का नंबर, एक बड़ा नंबर निकालोगे। तुम्हारे पास एनिमल्स कितने हैं? तुम एक बार में कितने एनिमल्स लेके जा सकते हो? एक बार में एक भी, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक। तू बोट में कितने बिठा लेगा अगर तुझे काउस बिठानी है? तो कैन यू गो फॉर, नहीं नहीं मेरे पास तो 111 काउस है, आई विल केप 120 काउस। तू कर सकता है ऐसे? तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? दैट्स व्हाई से कुछ क्वेश्चन कैसे समझ में आते हैं, तो कहीं तरह के क्वेश्चन समझो अपने हिसाब से, लार्जेस्ट उठाओ, वो उठाओ और जस्टिफाई करो उस चीज को। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स इट्स अ केस ऑफ एचसीएफ बिकॉज वी हैव टू मेक ट्रिप्स। तो हर एक ट्रिप में या तो एक टाइप ऑफ एनिमल लेना है ना, या तो 111 लेंगे या उससे कम लेके जाएंगे, या 185 या उससे कम। हाउ कैन आई हैव 185 मोर देन 185 शीट? मेरे पास तो है ही नहीं। मैं तो 200 लेकर जाऊंगी कैसे? दैट वे इज नॉट जस्टिफिकेशन। हंसने वाली बात नहीं होती, जस्टिफिकेशन है कि कैन आई से आई एम विलिंग टू टेक 186, या नहीं मैं तो 200 शीप ही लेके जाऊंगी, 185 तो वापस ले जाओ। इज दैट अ जस्टिफिकेशन? नो। सो आई एम लुकिंग फॉर अ नंबर विच इज लेस देन द गिवन थ्री नंबर्स, क्योंकि हर एक को सेम करना है। तो आई विल लुक फॉर एचसीएफ ऑफ 111, 185 एंड 296। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा बच्चों बताओ? 37 आता है ना? हाँ। सो दिस इज 37 इंटू 3, 37 इंटू 5 एंड 37 इंटू 8। ठीक है। तो तीनों का एचसीएफ होगा 37 और लिखा जाएगा एनिमल्स। ठीक है। सो वन राउंड ट्रिप विल हैव 37 काउस, अनदर ट्रिप विल हैव 37 काउस, फिर ट्रिप कौन सी होगी? 37 काउस। ठीक है। तो सारे जो बोट्समैन है वो यही कह रहे हैं कि हमने एक तरह के एनिमल्स और एक ही बार में हम लेके जा रहे हैं। तो कितनी ट्रिप्स लगेंगी? 3 ट्रिप्स, देन 5 ट्रिप्स, देन 8 ट्रिप्स। टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 5 + 8। टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी? 16। ठीक हो गया। देयर विल बी 16 ट्रिप्स एंड नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच ट्रिप ऑफ ईच काइंड विल बी 37। बात समझ में आ गई? अब ना जो मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जैसे चैप्टर वाइज कर दिया है। तो जो भी रिविजन्स कर रहे हो ना आप वो चैप्टर वाइज पीडीएफ जो भी ग्रुप में शेयर किया ना एक बार देख लो। एक मैंने आपको शेयर किया हुआ है ग्रेड 10 मैथ्स बोर्ड बैंक क्वेश्चन बैंक। ठीक है। ये कुछ नहीं किया हुआ, किसी भी टीचर ने या कोई भी कोई होता है उसने ना क्लास 10th के बोर्ड के क्वेश्चन चैप्टर वाइज रखे हैं। ठीक है। चैप्टर वाइज, तो आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो भी है इसमें से आप ये देख सकते हो, डॉक्यूमेंट चैप्टर वाइज अरेंज है। समझ में आ गया? तो यहां से क्वेश्चंस रिवाइज करने शुरू कर दो। और एक ना बोर्ड्स ने केस स्टडीज की ना अपनी तरफ से बुकलेट रिलीज की थी, मैं आज वो शेयर करूंगी। तो उसमें से केस स्टडीज पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि वहीं से कुछ ना कुछ पेपर में आ जाता है। समझ में आ गई बात? एक दो केस स्टडीज और है जो मैं क्लास में करवाऊंगी बेस्ड ऑन द 3 चैप्टर्स जितने हमने किए हैं, एंड देन विल सी अकॉर्डिंगली। चलो जाओ, बैठना है और